गुड आफ्टरनून मैम। ओ, ठीक है। गौरव सर शुरू करें। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, ठीक है, ठीक। गुड आफ्टरनून। ये शुरू करें कि थोड़ा और रुकें? नहीं मैम, स्टार्ट कर सकते। 3 बजे का मैम टाइम था, तो टाइम हो गया मैम। ठीक है। आई होप सबको वो डेमो शीट मिल गई हो। हाँ जी मैम। और नहीं तो फिर वो बाद में देख के भी कर सकते हैं क्या? जी मैम। हाँ, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस क्या होती है। आपने कई सारे क्लासेस रखे हैं स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स के। तो हम उसके थ्योरी पे हमने स्लाइड्स रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसके सारे स्लाइड्स के डिटेल में जाएं। बट जो मेन चीज हम एम्फोसिस करना चाहेंगे वो ये है कि एक्सेल में आपको कोई वैल्यू मिल गई, आपने फिगर बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि स्टैटिस्टिक्सली वो सिग्निफिकेंट है या क्यों है, किस लिए है। क्योंकि झूठ को भी स्टैटिस्टिक्स से सजाया जा सकता है। अगर सीधा झूठ बोले, जैसे कि ये जो फिलोसोफर हैं डिजायरली, इन्होंने ये यही बोला था कि सिर्फ झूठ बोलना सिंपल है। अगर आपको उसको बिलीवेबल बनाना है, आप स्टैटिस्टिक्स जोड़ दीजिए। बट अगर बिलीवेबल झूठ बिना स्टैटिस्टिक्स के बोलना बहुत आसान नहीं। तो ठीक है। क्यों क्यों हम स्टैटिस्टिक्स क्यों करें? स्टैटिस्टिक्स इसलिए करें क्योंकि डेटा सब जगह है। और डेटा स्टैटिस्टिक्स क्या है? बेसिकली इट्स अ मेथड, मैथमेटिकल मेथड है टू अंडरस्टैंड डेटा। लेकिन एक प्राइमरी चीज हमेशा समझनी चाहिए कि डेटा है, आपने स्टैटिस्टिक्स कर ली, लेकिन रिजल्ट्स को आप जब तक आपका रिजल्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्टैटिस्टिक्स से कोई मतलब नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं। या ये मुझे हमेशा सही लगता है कि ये नंबर्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। आपने किसको पकड़ा वो आपके ऊपर है। अब दो तरह के मेन आइडियाज होते हैं, इन्फरेंशियल एंड उसमें इन पहला होता है इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल मतलब ये कि आप एक देखिए, आप एक भीड़ जा रही है, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई ये भीड़ जो है इतनी करीब लोग होंगे और इसमें ये वाले लोग होंगे। तो आपने उस भीड़ में से 10 लोगों को रोक के पूछा कि भाई आप किस लिए आए हैं यहाँ पे। तो आपने अगर 9 लोगों ने ये कहा, एक इंसान ने ये कहा, हजारों की भीड़ है, लेकिन आपने तो 10 ही लोगों से पूछा। तो चूंकि आपने 10 ही लोगों से पूछा, आपने एक इन्फरेंस लिया। कोई और अगर मान लीजिए यही सर्वे कर रहा होता तो उसको कुछ और उत्तर मिलता, क्योंकि सीधी सी बात है वो अलग 10 लोगों से पूछ रहा है और आप अलग 10 लोगों से। तो इसलिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अगर अपना सैंपल साइज कितने लोगों से आपने पूछा, ये अगर आपने बहुत छोटा रखा है तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स अक्सर गलत होती है। जैसे ये एक एग्जांपल है इसका कि भाई आपने हजारों गाड़ियां जा रही हैं, आपने 10 गाड़ी का कलर चेक किया। तो 10 गाड़ी का कलर चेक किया और इससे आपने बोल दिया कि भाई ये आज की पॉपुलर गाड़ी का कलर है। हजारों गाड़ियों में से 10 गाड़ी का कलर चेक करने से आप इस ये इन्फ्रेंस आपने निकाला। हाँ, अगर आपने मेहनत की होती, आपने गाड़ी की दुकानों में जाके पूछा होता कि भाई आपने कितनी गाड़ियां बेची और क्या क्या कलर की बेची, उससे अगर आपने समरी बनाई होती तो आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो काफी सही होता। अब यही चीज सैम्पलिंग, इसी में सैम्पलिंग की बात आ जाती है कि भाई हजारों में से आपने कितने लोगों को, कितने परसेंट ऑफ पीपल आपने पूछा किसी एरिया में किसी चीज के लिए। अब रैंडम है कि आप एक भीड़ में घुस गए और आपने चलते हुए 10 50 100 लोगों से बात कर ली। ये रैंडम हुआ
क्योंकि आप भी चल रहे थे और भीड़ भी चल रही थी। अब अगर मान लीजिए भीड़ चल रही है और आप एक जगह खड़े हैं और लोगों को रोक रोक के पूछ रहे हैं, तो ये नॉन रैंडम हुआ, क्योंकि आप उन्हीं से पूछ रहे हैं जो आपके बगल से जा रहा है। हो सकता है कोई कई भीड़ के कई हिस्से दूसरे रोड से जा रहे हों, या दूसरे रोड से पास कर रहे हों, और एक घुसने के उस एरिया में घुसने के 10 रास्ते हैं। तो आप अपने एक रास्ते 10 में से एक रास्ते में आप खड़े होकर पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपकी सैंपलिंग जो है वो रैंडम नहीं है। अब कई चीजें हो सकती हैं इसमें, सैंपल रैंडम मतलब चलते हुए आप पूछते चले गए, या आप पूछ सोचे कि नहीं भाई मैं बच्चों से क्यों पूछूंगा, मैं बड़ों से पूछूंगा, तो मैं एक 30-40 साल एज के इंसानों से ही पूछूंगा, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड कि। या आप ये पूछेंगे सोचेंगे कि कुछ बच्चों से पूछूंगा, कुछ बड़ों से पूछूंगा, मतलब कुछ बूढ़ों से पूछूंगा, तो ये हो गए हमारे क्लस्टर सैंपल। अब सिस्टमैटिक सैंपल मतलब हम हर ग्रुप का एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये हमारे 10 तरह के ग्रुप हैं या 20 तरह के ग्रुप है, हम हर ग्रुप के 10 लोगों से पूछेंगे। तो ये सिस्टमैटिक सैंपल होता है। और साइंस में हम लोग या रिसर्च में अक्सर हम लोग सिस्टमैटिक सैंपल ही पे फोकस करते हैं, बाकी चीजें यूजुअली नॉर्मली नहीं की जाती, क्योंकि बाकी सारे में कुछ ना कुछ गलती रह जाने का अंदेशा होता है। इसीलिए जब आप अगर आजकल इलेक्शन के जो सर्वेज आते हैं, उनमें हम हमेशा देखते हैं कि वो फोकस करते हैं कि ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, वो पहले से बताते हैं कि हमारे पास ग्रुप ये है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग करते हैं, और सिस्टमैटिक सैंपलिंग में ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब मान लिया आपने सर्वे कर लिया, आपने 1000 में से 1000 लोगों का सर्वे कर लिया, अब उसको आपको बताना पड़ेगा कि कैसे किया, क्या किया, और क्या आपका रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, क्योंकि इन्फ्रेंशियल 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन तक जा सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किताब लिखी जा सकती है उस टॉपिक पे। तो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। मान लीजिए कि आप खुद गए, आपने सर्वे किया, जिस पर्पस से आपने सर्वे किया वही पर्पस का आपने डेटा कलेक्ट किया। अब हम लोग अक्सर क्या होता है कि चलिए आपने सर्वे किया, उसका तो हमने एनालिसिस कर लिया, ठीक है, कोई आपने एनालिसिस किया, आपने एक रिजल्ट दे दिया। अब आप अगर ये देखना चाहें कि पुराने सर्वे से आपके सर्वे का क्या लिंक है, तो पुराने सर्वे का डेटा वो आपने नहीं किया है, वो किसी और ने किया है सर्वे, तो वो जो सर्वे का डेटा है उसको हम कहेंगे वो सेकेंडरी डेटा है, वो किसी और का किया हुआ है, और आप उससे जस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज आप अपने सर्वे से उसको कंपेयर करें। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या फर्क है, और ये भी ख्याल होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो चलिए प्राइमरी डेटा के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, सेकेंडरी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, लेकिन आपको उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो चेकिंग के स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं जो हम लोग अभी इसमें मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो काफी एडवांस्ड हो जाएगा, बट किया जाता है। अब डेटा इस तरह का भी होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मान लीजिए हमने कोई डेटा है कि मेजरमेंट है, हाइट है, इस तरह की चीजें हैं, और ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे ग्रुप है, हेयर हेयर कलर तो अपने देश में नहीं होता है, लेकिन अक्सर होता है कि स्किन कलर, स्किन टोन एक हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, आई का शेप कर सकते हैं, बहुत चीजें होती हैं तो जो यूजुअली मेजरेबल नहीं होती। तो क्वालिटेटिव डेटा इसमें मेन चीज होती है कि डिक्टोमॉइड हमारे पास 2 ऑप्शन है, मेल फीमेल, या मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि एजुकेशन की लेवल क्या है, उसमें आपको 3 4 6 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अब हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब ये हो सकता है कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, मतलब अगर हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं और हमें 2.657 इस तरह का रिजल्ट मिलता है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस डेटा।
बट डिस्क्रीट डेटा इज नंबर, जस्ट आप काउंट कर रहे हैं तो दैट इज अ नंबर, तो दैट्स अ डिस्क्रीट डेटा। तो ये उसी का समरी है। अब इसमें स्केल ऑफ मेजरमेंट भी होता है। ये मैं आपके, मुझे पता नहीं कि पहले के टीचर्स ने इस बात पर फोकस किया कि नहीं है, बट जब आप कोई भी चीज जब प्लॉट में जाएंगे तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज ऐसे नहीं वैसे नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। तो जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज का ही बहुत जरूरी होता है। कैटेगरीज हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक स्कूल पास और एक ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे आपने कैटेगरीज बनाई, और एक कैटेगरीज का सेट बनाया मेल और फीमेल। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, क्योंकि मेल्स में भी वो तीनों कैटेगरीज में नाम आएंगे, फीमेल्स में भी आएंगे, नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो एक्चुअली आपने कितनी कैटेगरीज बनाई? तीन नहीं, आपने, सॉरी, पांच नहीं, आपने छह कैटेगरीज बनाई। मेल एंड एजुकेशन लेवल, फीमेल एंड एजुकेशन लेवल। तो ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी कैटेगरीज जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब ऑर्डर होना चाहिए, उनका ऑर्डर स्मॉलर टू लार्जर या इस तरह का कुछ होना चाहिए। या फिर अब ये, अगर मान लीजिए कि हम नाप रहे हैं, सो कोई डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इस तरह से जो है इंटरवल्स उसके क्लियर होने चाहिए। और ये इंटरवल्स का लॉजिक भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लें कि जैसे डिस्टेंसेस में अक्सर ये होता है कि 10 मीटर, 1 मीटर से 100 मीटर तक एक लेवल होता है, फिर 100 से 1 किलोमीटर तक एक लेवल होता है। क्योंकि लेंथ का जो वेरिएशन है वो यूजुअली हम लोग प्लॉटिंग में लॉगरिदमिक लेते हैं, लेकिन कोई और चीज है उसको लॉगरिदमिक नहीं लेते हैं, उसको लिनियर लेते हैं। तो ये इंटरवल्स के जो वो केस पे डिपेंड करता है। अब ये हो गया रेशियो। अब अगर मान लीजिए हमें कोई लेना है, कोई वैल्यूज लेनी है, और दो वैल्यूज ऐसी आ रही हैं जो हम उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो अक्सर हम लोग उसकी रेशियो प्लॉट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जान के कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास डेटा ना हो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो और ये भी है कि बोलने वाले डेटा प्रेजेंटेशन को कई कई अलग अलग तरीकों से उसको बना देते हैं। तो एक ही शब्द के कई माने होते हैं, बट रिसर्च में नहीं होना चाहिए ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स हैं उनका क्लियर एक मीनिंग होता है। तो अगर आप सिर्फ नंबर्स दे रहे हैं तो यू हैव दिस काइंड ऑफ टेबल, पिवट टेबल्स एंड कॉन्टिजेंसी टेबल। ये यूजुअली अब प्योर स्टैटिस्टिक्स में ही यूज होता है। नॉन, मतलब हम लोग दूसरे रिसर्च में यूजुअली पिवट टेबल या कॉन्टिजेंसी टेबल नहीं यूज करते हैं। तो हम लोग ये जरूर यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपके जो वैल्यूज हैं, मान लीजिए साल में कितनी बार आपने, ये सिंपल एग्जांपल है कि साल में आपने क्या कलर कितनी बार पहना। मान लीजिए किसी इंसान ने ये नोट किया, तो उसके पास कैटेगरीज क्या है? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये हमारे कैटेगरीज हैं। और वो उसने लिखा कि कितने दिन साल में मैंने ब्लू पहना, कितने दिन साल में हमने रेड पहना, कितने दिन साल में हमने ग्रीन पहना। इस तरह से उसके पास एक डेटा है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई मेजरमेंट को भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्लासेस समझनी पड़ेंगी। तो अगर किसी हाइट्स क्लासेस हैं तो हमारे उसके लिए क्लासेस हमारे पास हो जाएंगी, इंस्टेड ऑफ रेड, ग्रीन, येलो वाले में हमारे पास क्लासेस हो जाएंगी 4 फीट, 5 फीट, मतलब 4 से 5 फीट, 5 से 6 फीट, 6 से 7 फीट। नॉर्मल लोग, एडल्ट इसी रेंज में होते हैं। या आप और छोटा कर सकते हैं, 4.5, 4 से 4.5, 4.5 से 5, 5 से 5.5, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये उसके हिसाब से आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो बट ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काफी हद तक
स्टैटिस्टिक्स की थॉट को स्टार्ट करता है। अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं कि हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज में जैसे किसी ने रेड बहुत ज्यादा पहना और ग्रीन एकदम पहना ही नहीं, रेड और ब्लू ज्यादा पहना, तो उसके हिसाब से हम ये हो सकता है कि उसको डिवाइड करके हम सेम स्केल में लाने के लिए उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब हम लोग शेड्स अगर पहन रहे हैं तो उसका उसका क्यूमुलेट दो दो ग्रुप्स को जोड़ जोड़ के हम टोटल कर सकते हैं, फिर उसका भी रिलेटिव कर सकते हैं। तो we have distributions called normal skewed. There are more distributions जैसे t distribution, k distribution, there are lots of distributions, but mainly हम लोग normal या skewed normal में इसलिए रहते हैं क्योंकि लार्ज डाटा सेट्स, जो बड़ी डेटा सेट्स होती हैं, मोर देन 100n, मतलब n is equal to number of data, n is equal to more than 100 or so, usually it is been proven that large data sets usually show normal distribution. That is why it is called normal distribution. Now there is, उसके बाद आता है मीन, मीडियन एंड मोड, एंड दैट इज these are tests of things. तो व्हाट इज द सेंटर? अब पॉइंट ये है कि आप पहले कहेंगे कि ये हमने बोल तो दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल इन दैट सेंस? तो मान लीजिए ये हमारे पास एक टेस्ट स्कोर का है, तो हमारे पास एक स्टूडेंट को 95 मिले हैं और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, तो अब व्हाट इज द रेंज? मिनिमम हमारा 65 है, मैक्सिमम हमारा 95 है, तो रेंज हमारा 30 है। अब हम कर सकते हैं कि इसका हम मीन ले लें डायरेक्टली, बट विल दैट हेल्प? तो अगर हम इसका प्लॉट करें, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करें, तो हमारे पास ये चीज आएगी। दिस इज लाइक, ये बहुत कम क्लासेस में इवन देन इट इज शोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास बहुत डेटा है, डेटा काफी ज्यादा डेटा है, फिर भी अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी क्लासेस में प्लॉट करें तो नॉर्मली लार्ज डेटा सेट, तो अब अगर मान लीजिए कि ये हमारा यूएस का है वोटिंग परसेंटेज, हाँ, कि फ्रीक्वेंसी सारे उनके स्टेट्स के हिसाब से यूएस का, तो अब अगर इसको प्लॉट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, एक नजर मार के, फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स का ये फायदा होता है कि एक नजर मार के आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों ने 50 से 60% के बीच में वोट दिया, अधिकतर स्टेट्स में। उसके बाद सेकेंडरी स्टेट्स ने 40 से 50 के बीच में वोट दिया है, थर्ड जो हमारा 60 के ऊपर वाले ने, और 40 से नीचे और 70 से ऊपर परसेंट वोट देने वाले स्टेट्स बहुत कम है। अब ये जो है आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अनइवन है, बहुत नॉर्मल से बहुत दूर नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अनइवन है, थोड़ा सा लेफ्ट वाला ये जो है ये थोड़ा ज्यादा है, तो इसे कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड, बट बहुत लिटिल। तो या इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं, लेफ्ट या पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये हमारा राइट स्क्यूड होता अगर ऐसा रहता। आई एम सॉरी, दिस इज right skewed and this is left skewed. I forgot that it is for the left tail. अब ये जो है ये भी एक सिमिलर है, 1940 का वोटिंग परसेंटेज है यूएसए स्टेट्स का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वोट एंड परसेंटेज पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, 1980 के हिसाब से 1940 में वोटिंग परसेंटेज जो था वो 70 से 80% हाईएस्ट हमारा है। अब ये पॉजिटिवली है या नेगेटिवली स्क्यूड है? तो ये हमारा टेल जो है वो इधर है, लेकिन ये टेल के बाद ये थोड़ा सा बम्प है, पर फिर भी हम अगर गिनेंगे तो टेल जो हमारा इस तरफ है, तो ये हमारा इसके हिसाब से नेगेटिवली स्क्यूड है, एंड ये हमारा जो है लेफ्ट है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिंगल पीक होना चाहिए, मल्टीपल पीक्स नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल फेवरिंग होना चाहिए, सेंटर पंच होना चाहिए, एंड मीन, मीडियन एंड मोड
परफेक्टली सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होंगे, कभी भी बदलेंगे नहीं। अब ये जो है, अब ये इंपेरिकल रूल होता है, ये है इंपेरिकल रूल। मतलब परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, इस कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो दिस इज कॉल्ड वन स्टैंडर्ड डिविएशन में इसमें 68% ऑफ डेटा आ जाता है, टू स्टैंडर्ड डिविएशन में 95% डेटा आ जाता है, और थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन में 99.7% डेटा आ जाता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली नॉर्मल केस में टू स्टैंडर्ड डिविएशन से तीन स्टैंडर्ड डिविएशन ये हम लोग टेस्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का, और जो हायर फिजिक्स वाले टेस्ट होते हैं उनमें फाइव स्टैंडर्ड डिविएशन टेस्ट किया जाता है। अब ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी एंड दिस इज दैट। मैं इसको आगे बढ़ रही हूँ। मीन, अब ये मीन है जो सिंपलेस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। आपने सारे जोड़ लिए एंड डिवाइड बाय एन, तो ये हमारा हो गया मीन की कैलकुलेशन। अब अगर हम एक्सेल में जाएं तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला जो है, क्या ये दिख रहा है गौरव से, या कोई हाँ मुझे जी सर। कंफर्म कर दे। हाँ जी मैम, दिख रहा है। हाँ ठीक है। जो ये फॉर्मूला है ये एवरेज, इस रेंज में, ये रेंज आप देख सकते हैं, इस रेंज में ये एवरेज का जो फॉर्मूला है ये मीन का फॉर्मूला है। क्योंकि मीन कई तरह के होते हैं, हार्मोनिक मीन, लिनियर मीन, तो ये लिनियर मीन का फॉर्मूला है जिसको नॉर्मल भाषा में एवरेज कहा जाता है। तो एक्सेल जो है वो उसके लिए एवरेज वर्ड यूज करता है। तो इस तरह के ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो आई डोंट थिंक, ये थोड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिससे कि नॉर्मली जैसे ग्रेडिंग होती है, स्टूडेंट्स को ये चीज पता होनी चाहिए कि मान लीजिए कि ग्रेडिंग होती है, और यूजुअली ग्रेडिंग जो होती है वो टॉपर के हिसाब से होती है। टॉपर को 98 मिले तो उससे कैलकुलेशन होता है परसेंटेज वाइज। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को बहुत नंबर कम मिले हैं, तो टॉपर का बहुत हाई है, तब क्या होता है कि फिर काफी स्टूडेंट्स के नंबर इसलिए घट जाते हैं क्योंकि जो मीन जो है उस मेट्रिक का वो काफी हद तक कम हो जाता है। बट मीडियन हाई रहेगा। मीडियन इसलिए हाई रहेगा क्योंकि उतने ही बच्चों को 90 या 90 से ऊपर नंबर मिलेंगे। मीडियन क्या होता है, उस वैल्यू, वो वैल्यू जिस, रादर उस क्लास को कहते हैं जो जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है। तो मीडियन कंप्यूट ऐसे किया जाता है, मतलब आप अगर क्लास बना रहे हैं तो उस हिसाब से अधिकतर जो है 97 97 97 97 आ रहा है, तो यानी मीडियन हमारी होगी 97, सॉरी 96 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, है ना। मैम ये मोड में नहीं आएगा? मोड आगे है, ये तो नहीं, वो गलत, मेरे ख्याल से ये गलत टाइपो है। आई एम करेक्टिंग दिस, दिस शुड बी 97। इट मेक्स नो सेंस। मोड में भी, मोड और मीडियन लगभग सेम चीज होती है। जैसे कभी कभी होता है कि यू कैन हैव टू मोड्स, बट मीडियन नॉर्मली एक होता है, बट मोड दो हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए इसलिए उस हिसाब से बोला जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं।
मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हमारे पास है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब क्या है कि एवरेज हमने बता दिया कि ये इतने लोगों में ये एवरेज इतना आ रहा है, बट इससे पूरे पॉपुलेशन के आंसर का पता नहीं चलता। इसलिए नहीं पता चलता कि भाई अगर हमने 0 मिला है और 100 मिला है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक को 0 मिला है, एक को 100 मिला है, तो इनका मीन आएगा 50, पर 50 किसी को नहीं मिला है। इसी तरह से अगर किसी कोई क्लास है जिसके स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है लेट्स से 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर, काफी टॉल है, बट क्या इसका मतलब ये है कि उस वो ये तो कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी टॉल क्लास, लेकिन ये नहीं बता सकते कि उसमें जो शॉर्टेस्ट है वो कितना शॉर्ट है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब आपको कोई चीज सिखानी होती है, कोई वो करानी होती है, कंसिडरेशन सबसे शॉर्टेस्ट बंदे को दिया होता है। आपने एवरेज हाइट बता दी, हो सकता है उनमें कोई दो तीन स्टूडेंट्स हो जो बहुत शॉर्ट है, लेकिन एवरेज हाई होने की वजह से उनको मतलब ऊंचे के साथ से सारी कुर्सियां बन गई, और उन कुर्सियों पे ये सुपर शॉर्ट वाले इंसान जो है वो बेचारे बैठ ही नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें डिविएशन कितना है। तो डिविएशन जो है इस तरह से आएगा, इसमें डिस्पर्शन हमारे हिसाब से आता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आता है इसमें, एक मिनट, एक मिनट ये बढ़ जाए। जैसे ये है, ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पर इनमें स्टैंडर्ड डिविएशन का काफी फर्क है। अब ये चीज इस ये वाले लाइन का बहुत मतलब है, क्योंकि मीन हमारा इस तरह समझिए कि अगर स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत हाई है और मीन जो भी है, लेकिन मीन वैल्यू से आपका कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे मैंने कहा कि अगर मीन जो है से 150 सेंटीमीटर हाइट पे हमारा मीन है, और हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन मान लीजिए 50 है, इसका मतलब है हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत नाटे हैं, मतलब सुपर, हो सकता है छोटे से बच्चे हों जो 50 सेंटीमीटर हाइट के हैं। तो इसके मतलब है कि मीन, यहाँ पे मीन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका मीन है 150 और आपके प्लस आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है मात्र 5, तो इसका मतलब है सभी ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के हैं, और आप स्टैंडर्ड साइज की कुर्सी बना ले तो आपका काम चल जाएगा। तो इसीलिए आपका प्रिडिक्टिव पावर इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है। तो अब ये हो गया मीन एब्सोल्यूट डिवीजन। ये सभी कैलकुलेशंस मोर और लेस एक्सेल पे किए जा सकते हैं। मैं आगे बढ़ जा रही हूँ, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है, बट ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन और इसका वेरिएंस का फॉर्मूला है, बट यूजुअली हम लोग वेरिएंस में नीचे जो है वो n-1 यूज करते हैं, क्योंकि और एक आपका ये बाउंड्री हो जाती है कि आपका ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है एक कम हो जाता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन में n-2 हो जाता है। अब बार बार ये समझना पड़ेगा कि ये जब हम लोग बात करते हैं कि प्रिडिक्टिबिलिटी हो गया, ये हो गया, लेकिन कभी भी हम लोग 100% ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ऐसा है कि इतना है हमें पक्का है। हम बोलते हैं कि नहीं, 90% हम श्योर हैं या 70% हम श्योर हैं कि ये चीज का ये डेटा है। इसी तरह से हमारे पास कोरिलेशंस और रिग्रेशंस आते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सेल में बता दूं, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये टेम्परेचर डेटा है लखनऊ का। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एवरेज एवरेज है 15। लखनऊ काफी ठंडा, ठंडी जगह है, सर्दियों में खासकर, इस वक्त तो काफी ठंडा है। तो ये डेली हमारा मंथली एवरेज है, मंथली एवरेज है पूरे करीब करीब 100 साल का, 100 साल से ज्यादा का।
तो चूंकि ये मंथली एवरेज है तो ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर मिनिमम मैक्सिमम मैंने इसमें डाला नहीं है, पर डेटा का बता रही हूँ। लेकिन ये देखिए, इसका जो है वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है STDV, ये फॉर्मूला है, ये काफी रिलेटिवली कम है। इवन दिसंबर में आप देख सकते हैं, जनवरी और दिसंबर दोनों का कम है वेरिएशन। इसी तरह अगस्त, जुलाई, ये भी, सितंबर, ये काफी कम है। इसके अक्टूबर, यानी, लेकिन किन महीनों में ज्यादा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्योंकि कभी कभी इन महीनों में ये चांस रहता है, कभी कभी ठंडी हो जाती है रिलेटिवली। फरवरी कभी कभी बहुत ठंडा होता है, कभी कभी बहुत गर्म होता है, तो इसलिए इनकी स्टैंडर्ड डिवीएशन ज्यादा है। तो ये चीज जो है, ये सिर्फ कैलकुलेट नहीं, हम इसको इंटरप्रिट भी कर रहे हैं कि क्या चीज हम देख रहे हैं और इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब ये हम लोग वापस आते हैं कि हम इसका कोरिलेशन अगर कैसे करें। कोरिलेशन करना बहुत आसान है इसमें। मान लीजिए कि हम कोरिलेशन कर रहे हैं, अम, ये हम कोरिलेशन कर रहे हैं टेम्परेचर का, मंथली एवरेज टेम्परेचर का। आप नोटिस करेंगे कि मंथली एवरेज वेपर प्रेशर मेरे दूसरे शीट में है, जिससे मैं ले रही हूँ। यानी एक्सेल में हम दो अलग अलग शीट्स में भी इस तरह से कोरिलेशन कर सकते हैं। और एक मिनट, ये हमारे पास आया है, काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू है हमारे पास। ऐसे ड्रैग करने पे अगले अगले शिफ्ट होता जाता है। मतलब जैसे मैंने ड्रैग किया तो बी का सी का डी का ई, इस तरह से ये शिफ्ट होता गया। और मान लीजिए हमें ये देखना है, ये वैल्यूज हमारी आई हैं। अब मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं, ऐसे इस वजह से ड्रैग नहीं किया, इस तरह से ड्रैग किया। तो अब क्या है कि ये पहले इसमें क्या था, नौ 1901 से 2019 तक ये हो रहा था। अब ये 1902 से 2020 तक हो रहा है। 20 तक हमारे पास डेटा नहीं है इस वाले प्लॉट में, तो ये चेंज होता जाएगा। इसका नंबर ऑफ एन जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हम लोग एन घटा रहे हैं, और उससे कोई खास फर्क वैसे नहीं पड़ रहा, लेकिन देयर इज अ स्मॉल चेंज। तो बट अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहें तो इस तरह से विंडो शिफ्ट होती रहती है। इसको हम लोग अक्सर रनिंग मीन प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कि हम करना चाहें कि इंस्टेड ऑफ ये जो हमने प्लॉट किया है, हम 20-20 साल में देखना चाहें कि ये हमने करीब 118 साल करीब करीब हमने प्लॉट किया है। अगर हम इसको 20-20 साल में प्लॉट करना चाहें, 20 साल या 50 साल, ऐसा कुछ कर सकते हैं। यूजुअली 25 साल, चलिए 25 साल ट्राई करते हैं। तो 20, 125 हो गया, 31। अगर मैं इसको दोनों को नहीं चेंज करूंगी तो वो एरर दे देगा। क्या कह रहा है? ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला। तुम कह रहे माइनस हो गया, नहीं होना चाहिए। anyway, दो बार इक्वल टू लिखा है। ठीक। तो अब ये देखिए कि अगर हमने जब इसको 25 साल के लिए डिफ्रेंशिएट किया और इसको हम चेंज कर रहे हैं इस तरह से, तो 25 साल के हिसाब से ये शिफ्ट हो रहा है। 25 साल वाली विंडो जो है शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब हम 1901 से अगले 25 साल के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का
कोरिलेशन बहुत हाई था, जो बाद में जाके गिरा है। तो ये चीज सोचने वाली है, और ये हम लोग इसमें एक पोजीशन, मतलब एक सिंपल एनालिसिस से मैं उसको पोजीशन उसका निकाल रही हूँ। 32 + 25 हो गया 57। जी, उसके बाद ये बहुत हाई था, प्रेजेंट टोटल में 0.93 आ रहा है, रिमेम्बर बहुत कम आ रहा है, और उस हिसाब से उसका जो ये है काफी कम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न्स देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। एक सिंपल एनालिसिस है, लेकिन इसमें काफी हद तक समझ में आता है कि पूरे इसका कितना फर्क है। 25-25 साल अलग अलग करें तो उसमें क्या पैटर्न में फर्क आता है। सितंबर में जैसे टोटल का 0.88 ही आ रहा है, बहुत कम है, लेकिन पॉइंट ये सेकंड वाले 25 साल में काफी हाई आ रहा है। तो इसका मतलब है ये चेंज हुआ है समय के साथ। तो ये क्योंकि एक दो दो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनका मैं कोरिलेशन कर रही हूँ, तो इसमें एक वेरिएशन उभर के आ रहा है जो हमें सोचने मजबूर करता है कि इसका कारण हो क्या सकता है। क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड कारण होता जो बदलता नहीं, तो फिर वो तो सेम आना चाहिए था, जब मैं छोटे 25 साल में करूं या पूरे 100-150 साल में करूं, 125 साल में। लेकिन वो ऐसा आ नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कोई बीच में कोई ऐसी चीज है जो बदली है, जो मुझे समझना पड़ेगा कि कोई एक प्रोसेस है इसमें जो वो समझने के लिए है। तो अभी वापस आते हैं। तो लेकिन रिमेम्बर, कोरिलेशन आपको कॉज नहीं बता रहा है, वो जस्ट बता रहा है कि कोई फर्क पड़ा है। पर फर्क क्या पड़ा है, क्यों पड़ा है, वो बाद के काम के लिए। वो ये नहीं बता सकता कि भाई इसलिए फर्क पड़ा है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बता रहा। वो सिर्फ बता रहा है कि कोई एक फर्क है। तो कोरिलेशन हमारे इस तरह से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। अब हमेशा ये समझना चाहिए कि फिर वापस हम चले जाएंगे कि हमारा सैंपल कैसा, कि हमारे हमने अगर रैंडम सैंपल लिया है एक जनरल पॉपुलेशन से, और हमने उसका उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा n-1 आएगा, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू सबको पूछा नहीं है, हमने सिर्फ 10 लोगों को पूछा है, तो इसलिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। अब अगर मान लीजिए हमने सच में 100, 150, 1000, 10,000 लोगों से पूछा है, तो इसका क्या मतलब है, हमने सबसे पूछ लिया। जब कोई सबसे पूछ लिया है तो फिर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम n ही रहता है। इसी तरह से हमारा जैसे हम जब हम कोरिलेशन करते हैं, तो इसमें ये फर्क होता है कि हमारा जो पहले वेरिएशन था वो एक ही डेटा में हम वेरिएशन ढूंढ रहे थे, अब दो डेटा में साथ में क्या वेरिएशन है उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये जो है वो वेरिएंस नहीं कोवेरिएंस कहा जाता है। इसके आगे मैं और डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर वो ज्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, मैं उसको स्किप कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। कोवेरिएंस में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी उसकी वैल्यू पे उसका जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है उस, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फर्क पड़ता है। अब इसलिए हम लोगों ने एक्चुअल ये डेरिवेशन है कोरिलेशन के फॉर्मूला का, बट वो मैं रख नहीं रही हूँ। लिमिट यही है कि हमारा बहुत हाई अगर कोरिलेशन है तो हमारा मॉडल बहुत प्रिडिक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम मॉडल का प्रिडिक्शन तो कर लिए, लेकिन वो क्यों आया ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि एक्चुअल ये फर्क होता है कि आप मॉडल आपने आया, आपको बहुत अच्छा प्रिडिक्शन मिल गया, वो सही है। लेकिन अगर आपका डेटा रियल वर्ल्ड का है, तो एक्चुअली हम लोग जब रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ काम करते हैं, तो हमें बार बार ये सोचना, हमें अगर कोई 97% कोरिलेशन आए
तो सीरियसली हम लोग क्या प्रश्न आ जाता है, तुम्हारे डेटा में कोई गड़बड़ है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में 97-98% कोरिलेशन नहीं। अब जो भी कोरिलेशन आता है हम लोग उसको पहले, उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी टेस्टिंग कई तरह से होती है, और उससे हम लोग मॉडल बनाते हैं एक से दूसरे को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो उसको रिग्रेशन कहते हैं। तो रिग्रेशन इसमें हम लोग कर सकते हैं। पहले मैं इसका कोरिलेशन कैलकुलेशन तो मैंने दिखा दिया। मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, 2 महीने के मैंने सिर्फ टेम्परेचर लिया है और कुछ नहीं लिया। एक्स वाई स्कैटर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इन्होंने ये ऐसे प्लॉट कर दिया। अब इसमें आपको चेंज करना होता है कि स्टैंडर्ड प्लॉटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा, सॉरी, जल्दी लीजिए, 15 और मैक्सिमम 22, ठीक है। ये हमारा है करीब करीब, आप ऐसा प्लॉट करें तो आपको दिखेगा। हाँ, तो बनाना था 13, तो हम ये कर सकते हैं 12, 13। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने प्लॉट का इस तरह का मैं एक्सेस चेंज कर रही हूँ और इसके साइड में चेंज हो रहा है। और इसमें आपको, अब हम ये कर सकते हैं कि ऐड चार्ट एलिमेंट, हम इसको चार्ट एक एक्सेस टाइटल डाल दिए, इसको हम इसको वर्टिकल में भी एक्सेस टाइटल डाल दिए। अब इसको कोरिलेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हम इसमें ऐड ट्रेंड लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड ट्रेंड लाइन में हम इसको सबसे पहले करते समय हम इसमें इक्वेशन एंड आर वैल्यू हमेशा डाले रहेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हमें पता रहेगा कि हम क्या, हमें हमारे लिए बेस्ट कौन सा। क्योंकि इसमें देखिए अब इसमें बहुत लो है कोरिलेशन। ये इसको और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे सारे आउटलाइंस को मैं ब्लैक कर सकती हूँ। ब्लैक करूँ, ये काफी चीजें करी जा सकती हैं, इसकी ब्यूटिफिकेशन वाला लास्ट में बताएंगे। तो बट ये कोरिलेशन, ये जो हमारी लाइन है इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने, क्या इससे कोई फर्क पड़ा, हमने देखा नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई फर्क पड़ा, स्टार्स पर हमारा कोई इंक्रीज नहीं हुआ, पॉलिनोमियल में भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं जो काफी हद तक एक दूसरे से, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज वैल्यूज नहीं है। तो इसमें हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं, अपनी वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब इस पे आ जाते हैं कि अब मान लीजिए ये हमने एक डेटा बनाया है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली क्लाइमेट का जब डेटा लेते हैं तो हम लोग इस तरह का प्लॉट बनाते हैं कि हम लोग ये सारे एवरेजेस लेते हैं, और फिर इन एवरेजेस को, इसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास रहता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी और स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह से हम लोग उसको डालते हैं, और फिर इसका प्लॉट हम लोग ऐसे बनाते हैं। इसका, इसमें प्लॉट में, ये स्पेशल प्लॉट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार चार्ट है ब्लू कलर में टेम्परेचर, और एक वेपर प्रेशर है जो कि रेड में अलग से बना हुआ है, एक्स वाई प्लॉट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इससे ये फर्क पड़ता है कि ये जो हमारा वेपर प्रेशर है वो बाई मॉडल है, वो क्लियरली दिख रहा है, और टेम्परेचर जो हमारा है वो क्लियरली सिंगल मोड में ही है। और भी इस तरह के और भी डिजाइन हो सकते हैं, ये एक डिजाइन है जो मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें मैंने लाइंस के कलर्स अलग अलग उसके रिफ्लेक्ट किए हैं शेप्स से, एंड उसमें ये जो है, ये इस प्लॉट को अगर आप देखें तो ये पब्लिकेशन लेवल प्लॉट है। पब्लिकेशन लेवल प्लॉट का मतलब ये होता है कि ये प्लॉट जो है साफ साफ दिखे, बहुत सारी चीजें इसमें गड्डम गड ना हो। इवन इफ अगर आपने 7-8 चीजें ऐड की हो प्लॉट में, पर फिर भी प्लॉट साफ होना चाहिए, और प्लॉट जो है वो कलर्स उसमें क्लियर होनी चाहिए, एक नजर में आपको समझ आना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है।
फॉन्ट साइज छोटा नहीं होना चाहिए, फॉन्ट साइज बड़े बड़े होने चाहिए, जिससे कि जितना बड़ा हो कितना भी इंसान उसको, क्योंकि जब छपेगा तो छपे में आर्टिकल में अक्सर बहुत छोटा कर दिया जाता है। तो आप अगर प्लॉट का फॉन्ट साइज पहले से छोटा रखेंगे और प्लॉट में खिचड़ी रहेगी, तो जब उसको स्क्वीज इन कर दिया जाएगा छापते समय, तब वो आपका प्लॉट बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि कैसे किया जाता है। और ये करने का आजकल तो एक्सेल में तो बहुत सिंपल है। आप इसको जस्ट इसको फॉर्मेट एक्सेस करिए, आप इसका कलर, वो कलर, इसकी थिकनेस, उसका सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। कितना मोटा चाहिए आपको, उसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कुछ और फैंसी करना चाहते हैं, इवन मैं दिखा रही हूँ कि फैंसी कैसे करते हैं, बट यूजुअली बहुत फैंसी पब्लिकेशन लेवल के नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो आपके कंटेंट पे ज्यादा फोकस होता है, न कि उसकी ब्यूटिफिकेशन पे। साफ साफ दिखे ये ज्यादा है। और वर्टिकल अलाइनमेंट ये सब चेंज कर सकते हैं, बट ये सब है, ऑप्शंस हजारों हैं, बट दिखना जो है वो साफ है। ठीक है, ये हो गया। वापस जाते हैं इस पे। हम रिग्रेशन मैंने अभी करके दिखाया। रिग्रेशन जो है ये होता है, मतलब ये एक मॉडल होता है जो कोरिलेशन पे बेस्ड होता है। जो हमारे दो जो वैल्यूज हैं, दो तरह का डेटा है, उन दोनों के आपस के क्या रिलेशनशिप है, उस पे ये फोकस करता है। तो ये हमारा, इसके कई टाइप्स होते हैं, लीनियर हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। आपके कौन से फॉर्मूले के साथ कौन सा फॉर्मूला, जो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा था, अगर आप करें, ये अगर हम इन दोनों को प्लॉट करें, क्योंकि ये दोनों काफी सेम दिखते हैं। सॉरी, देखिए मैंने ये नीचे चूंकि ये क्लिक किया हुआ था, उसको वो लगा कि नहीं, आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर सेम नहीं होंगे तो वो प्लॉट नहीं करने देगा। ये हो गया। तो अब इसको हम देख सकते हैं। अब इसमें हमने, मान लीजिए हमने ऐड ट्रेंड लाइन कर डाली, तो ये आर स्क्वायर काफी ठीक है, और ये हमारा इस हिसाब से ऐसा आएगा। तो अब ये आर स्क्वायर आ गया, आपकी एक रिग्रेशन लाइन आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आर स्क्वायर जो हमारा है वो ठीक है, ये यही काम चल जाएगा, इसे ऐसे नहीं होता। हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आर स्क्वायर बढ़ाने के चक्कर में हम लोग इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसका बढ़ा सकते हैं इसे। आर स्क्वायर बढ़ गया बहुत ज्यादा, 7898, इट्स वेरी हाई आर स्क्वायर थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये रिग्रेशन का टाइप बदल रहा है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो दैट इज, दिस इज लीनियर, दिस इज लॉगरिथमिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल, तरह की चीजें होती हैं। अब हो गया। ये इसी तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इंटरसेप्ट हम लोग इसको फिक्स भी कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फ्लोटिंग भी रख सकते हैं। क्या इंटरसेप्ट आ रहा है उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। इसको मैं इस वाला पोर्शन हटा देती हूँ। सोल्यूशन का इसका जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि हमारा मॉडल तो आ गया, आर स्क्वायर वैल्यू आ गई, सब आ गया, अब इसको सही है या नहीं है, इसकी डिपेंडेबिलिटी क्या है, हम कितना इसका डिपेंड कर सकते हैं। तो डिपेंडेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसका, इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख के हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे पहला वाला करके देखते हैं, टी डी टी डॉट दिस डॉट आर टी। हमारा पहले टी वैल्यू हम कैलकुलेट करें। ये हमेशा अच्छा होता है कि अगर आप इसको लिख लें कि क्या आप कैलकुलेट, मतलब क्या चीज वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने इसमें एक में मैंने चेंज कर दिया है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं एक दूसरी ट्रेंड लाइन ऐड कर लूँ।
जैसे हम दो ट्रेंड लाइंस का हम उसको वो कर रहे हैं, कोरिलेशन करें। Oops. सिक्सटी 5% हमारा ये आ गया, हमारा एन है 12। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, Rn-2 1 - R²। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे अगर आपको प्रोग्रामिंग पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हम लोग सब कुछ अब ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमारी टी वैल्यू आ गई। अब हमारी हम पी वैल्यू कैलकुलेट करें, तो टी डॉट दिस डॉट आर टी, ये कोई याद नहीं रखता, बट नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या आप ढूंढ रहे हैं। ये भले न याद हो कि क्या फॉर्मूला है, पर ये जरूर याद होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, उसके लिए शब्द जो है वो याद होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत लो वैल्यू है, तो इट्स वेरी गुड, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी, नियरली 1 आएगा। एक्चुअली ये करेक्ट होने नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1 - दिस, तो इट्स ऑलमोस्ट 1। अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे कि कौन से वैल्यू के साथ सही है, तो टी क्रिटिकल हमारा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए हमें 99% चाहिए, या कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए इतना, हमारे पास है इतना, तो सीधी सी बात है, दिस इज मच बेटर देन 99%। तो हम दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है कैलकुलेशन। तो अगर हमने ये तो हमने इस पे कोरिलेशन पे किया था, जो हमारा ये वाला है। देखिए इसमें हमको जैसे विजुअली प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कलर्स जो हैं वो एक जैसे हो गए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं।
इसको हमने बना दिया है ना। मार्कर का साइज बदल सकते हैं, तो मार्कर का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मार्कर बदल सकते हैं, ट्रायंगल कलर साइज कर सकते हैं, बड़े हो गए। और ये हमारी लाइन का साइज हम चेंज कर सकते हैं इसमें। ये जो है ये ब्लैक कलर में है, तो इसलिए हम ये क्या रहेगा कि अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ कि ये ब्लैक वाला है, ये हमारा ब्लैक वाला ये है, ये जो कर्व वाला है ये ब्लैक कलर में है, और ये जो है ये जो छोटा वाला है, हम इस लाइन को हम इसको ब्लू कर दें। डॉट चेंज करते हैं। और ये ब्लू मुझे बहुत डिफरेंट नहीं लग रहा, तो लेट्स इससे तो ये अलग लगेगा। और अब इसके फॉन्ट को हम वो भी कलर करते हैं। इससे क्या होगा कि पता चलेगा। अब ये 9 है, बहुत छोटा लग रहा है, तो बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे पता चलेगा कि ब्लू का ये है, ब्लैक का ये है, और हमारे डॉट्स जो हैं वो रेड में है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमने देखने वाले को दिया, जिसके पास हो सकता है बहुत समय ना हो आपका पेपर पढ़ने, तो वो पेपर पढ़ने के लिए वो समझे कैसे, एक नजर में समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से कलर के साथ रिलेटेड है। चार्ट टाइटल अगर आप देना चाहें तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लिए उसको दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका ये हो गया हमारा, ये फॉर्मेट एक्सिस में हमने इसको, इसका मिनिमम है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने इसको कर दिया, थोड़ा सा जूम इन किया इस पोर्शन पर। क्या हम इसको 10 भी कर सकते हैं? देखते हैं 10 कर सकते हैं तो। ये एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है कि इसका लुक हमें कैसा सबसे बेस्ट लगे। ये एक कला है जिससे हमें पता चलती है कि हमको दिखाना क्या है, और हम क्या दिखाना चाहते हैं, किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं, उस चीज के हिसाब से हम उसका लुक चेंज करेंगे। ये होगी काफी क्वाइट डिफरेंट चीज होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मैंने, ये बहुत रफ है, बट इसमें मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की गई है, तो वो चीज करने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉटिंग हो गया, ये हमारी सिग्निफिकेंस, हमारे हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। एंड अब हम इसको आगे बढ़ेंगे कि अब हमारा जो है ये इसी तरह से ये हमारे सिंगल सिंगल एक एक्स और एक वाई के साथ किया, पर हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक वाई है बट हमारे पास 3-4 एक्स हैं, जिसको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं, इस तरह का बनता है। और उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होते हैं, जो इसका फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इससे, बट वी कैन डू इट। एंड वो जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका हम अलग से कैलकुलेशन उसका अलग से होता है, बट बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, बट उसमें x1 x2 x3 वाला जो हिसाब होता है वो अलग। बेसिकली ये r जो है वो काफी
चेंज हो जाता है उसके फॉर्मूले। अब आ गया कि डेटा टेबुलेशन और फिगर रिप्रेजेंटेशन। तो हमने फिगर तो आपको बना के दिखा भी दिया, फिगर लुक का एक आइडिया दिया है। अब हम इसमें करते हैं कि क्या मतलब है, हम टेबल दे रहे हैं कि डेटा फिगर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है और किस लिए हम मैन्युस्क्रिप्ट में क्या देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल लॉजिक देना है, मतलब कोई चीज बतानी है जिसमें कोई बहुत कुछ डेटा नहीं है, तब हम टेक्स्ट में लिखेंगे। उसमें हम सोचेंगे नहीं कि क्या हम उसको टेबल बनाए, 2 लाइन लिखनी है तो उसमें उसका टेबल बनाए के कोई फायदा नहीं। लेकिन बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर देनी है और उनको उनको अगर हम टेक्स्ट में लिखेंगे तो बहुत जगह ले रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसका हम टेबल बना लेंगे। और अगर हमें मान लीजिए नंबर्स को कॉन्ट्रास्ट करना है कि एक नंबर इतना है और 10 नंबर का इतना है, तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग है ये भी टेबल से होती है। और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें कोई सोचना है ये चीज है या नहीं है वो पॉइंट आउट करनी है, तो वो भी टेबल की। अब फिगर क्यों करेंगे, मान लीजिए कि काफी सारे डेटा सेट्स हैं जिसमें नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है कि उनका पैटर्न कैसा है, वो दिख कैसा रहा है, चेंज हो रहा है, कोरिलेशन है नहीं है, इस तरह की चीजें जो है वो फिगर से दिखती हैं। समरी देने के लिए फिगर देना होता है। इसी तरह से हम मैप्स अक्सर जो होते हैं, स्कीमेटिक मैप्स, ज्योग्राफिक मैप्स, इस तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं ये हमारे फिगर्स में ही आ सकते हैं। इनको टेक्स्ट में देने का मतलब है कि आप 2-3 पेज लिख जाना पड़ेगा, इसलिए। तो फिर हमारा ये है कि टेबल्स हमारे पास स्पेसिफिक डेटा हो और कंपैरिजन एग्जैक्ट हो, तो वो हमारे टेबल्स हो गए। लेस न्यूमेरिकली स्पेसिफिक अगर हमारे पास है, जस्ट अप एंड डाउन ट्रेंड दिखानी है, तो हमारा बार चार्ट हो गया। कंपैरिजन साइज मैग्नीट्यूड्स का लाइन ग्राफ, न्यूमेरिकली स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, बट मूवमेंट और ट्रेंड्स दिखाने के लिए लाइन ग्राफ्स हमारे पास होंगे। अब यही चीज है कि यूज टेबल, डिजाइन टेबल टू बी अंडरस्टैंडेबल विदाउट द टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट टेबल या फोटोग्राफ या फिगर या कुछ भी है, वो हमेशा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि उसको देखने के लिए टेक्स्ट का रेफरेंस लेने की जरूरत ना पड़े। टेक्स्ट फिगर या टेबल को रेफर करे, न कि टेबल या फिगर टेक्स्ट को रेफर करे, ये बहुत जरूरी बात है। अब ये चीज है कि अगर नंबरिंग है तो नंबरिंग फिगर्स की अलग होती है, टेबल्स की अलग होती है, और टेबल्स जो है बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं और फॉर्मेटिंग उसकी कठिन होती है। तो हमेशा सोच के टेबल दिया जाए या फिगर दिया जाए कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए। और ये एक पहले भी मैंने बताया कि फिगर, एक ही फिगर में बहुत सारी चीजें ठूंसने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ठूंस रहे हैं तो 2 फिगर बना लीजिए, 3 फिगर बना लीजिए, ये एक ही फिगर के 4-5 पार्ट्स कर लीजिए जिससे कि वो चीजें समझ में आए। अब हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, ये एक स्टैंडर्ड टेबल का लुक है कि इस तरह से हम लोग टेबल का लुक होता है, बट जर्नल्स अपने आप अपने अपने फॉर्मेट्स देते हैं। बट अगर मान लीजिए कि कोई और ऐसी चीज है 0.00001, नहीं नहीं नहीं, वो देने की जरूरत नहीं है। वो आप उसको कन्वर्ट कीजिए, नियरेस्ट वो करिए, 10⁻⁻⁴ करिए या 10⁻⁴ करिए, और ऊपर लिख दीजिए कि इसको मैंने इतने से मल्टीप्लाई किया है। मतलब अगर आपको देना है कि मान लीजिए हिसाब दे रहे हैं करोड़ों रुपए का, तो आपने देखा होगा अक्सर टेबल्स में क्या होता है, लिखा है राशि करोड़ों में, और फिर उसके बाद नंबर लिखा है। उसने किसी ने करोड़ का पूरा ब्रेकअप किसी में नहीं दिया है, मतलब उन्होंने राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट करोड़ का, और वो भी डेटा उन्होंने दिया है। ये हमेशा सोचना चाहिए कि टेबल के नंबर्स जो है अननेसेसरली कम्बरसम नहीं होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक हो पर कम्बरसम नहीं, राउंड ऑफ होना चाहिए, डेसिमल्स अलाइंड होने चाहिए, और कैप्शन में वर्ब ना हो तो बेटर है। ग्रुप ग्रुप डेटा ऐसा दिखना चाहिए, इसका इस तरह से होना चाहिए। वर्ड एक्सेल और लैटेक्स, I use Word and LaTeX, and I also use
एक्सेल, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, एंड देन ये हमारे पास इलिस्ट्रेशंस और ये अवॉइड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप डेकोर करेंगे, खिचड़ी पकाएंगे तो किसी को नहीं पसंद है। अब रेफरिंग कैसे होती है? रेफरिंग नॉर्मली इस तरह से, ये एग्जांपल्स हैं कि टेबल 1 ऐसे ये लिखा होता है जर्नल्स में नॉर्मली कि किस तरह का होता है। फिगर्स एंड टर्म नंबर्स इंडिपेंडेंट हो। थीसिस, और जहाँ पे आप थीसिस और क्लास पेपर में लिख रहे हैं, वहां पे जहाँ पे आप रेफर कर रहे हैं उसके आसपास रखिए। मैन्युस्क्रिप्ट में पब्लिशर जो करे वो सही। अब ये चीजें होनी चाहिए एक फिगर में। फिगर में सिंबल कीज होनी चाहिए, वाई एक्सिस लेबल, एक्स एक्सिस लेबल, minor ticks not numbered. Usually I prefer not having minor ticks. There would be many people who prefer it. Each are okay, but you have to, where they are you should know. इसको मैं दिखा लेती हूँ। इसमें ये जो चीजें हैं ये कहाँ पे हैं। आजकल अभी मॉडर्न जो एमएस एक्सेल है वो वेरी सिंपल है। इनके सारे एक्सेस ऑप्शंस जो है वो एक जगह से हैं, एक ही जगह पे। यहाँ पे इन्होंने सारी एक ही जगह रख दी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है। मेजर टाइप्स कैसे हैं? आई लाइक क्रॉस। माइनर टाइप आई डोंट लाइक, बट अगर इफ यू वांट टू पुट इनसाइड यू कैन पुट। एंड फॉर एग्जांपल आई डोंट लाइक कि ये कलर जो है ये ऐसा रहे, बट it should be bright and black. This is what it means by outside and this is what it means by inside. आपको कोई भी चीज ऐड करनी है प्लॉट में सिलेक्ट कीजिए और इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, एरर बार एंड एरर बार में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका एरर है, मान लीजिए ये है ना, तो सबसे अच्छा रहता है कि आप जाइए और इसको आप यहाँ पे ऑप्शन होती है कस्टम एरर बार। तो अगर आपके पास कस्टम एरर बार का ऑप्शन है तो आप बता सकते हैं कि आप एरर बार क्या देना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आप इसको जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया था मैंने, यहाँ पे एरर बार है। ये मैंने एक रैंडमली किया है, प्लीज डोंट जज मी ऑन दिस कि ये मैं क्यों कर रही हूँ पर्टिकुलर वैल्यूज। अब इसमें देखिए ये हिल गया क्योंकि ये कुछ हद तक माइनस पे चला गया है। यू कैन डू दैट। इसका आपने इसको चेंज कर सकते हैं। जो हमारा स्केल है यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 करके देखते हैं। आप अगर इसमें हवा में क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा। No, it's not like that. It does not mean anything. ठीक है, इसके नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये जो पोर्शन है ये मैंने अलग से बनाया है और ये मैं प्लॉट इमेज के अंदर कर रही हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ये आउटपुट लेवल का बनाया। आउटपुट लेवल का क्या मतलब होता है कि मुझे मान लीजिए कि ये प्लॉट जो है ये मुझे कोई छापने में डालना है, तो मैं क्या करूंगी इसको, इसको ये हमारा, अभी हम इसको सेपरेट कोई फिगर जब हम छापने के लिए सिर्फ देखने के लिए प्लॉट बनाना एक चीज होती है, हमने देखा, अभी देख रहे हैं, इसमें हमने छापने के लिए कुछ नहीं प्लानिंग की है।
लेकिन छापने के लिए अगर बनाना हो, जब जैसे मान लीजिए कि हमने, हाँ समझ में आया कि ये प्लॉट हमें छापने देना है, तो हम इसको मूव चार्ट करेंगे, इसको न्यू शीट में डालेंगे। ये हमारा न्यू शीट बन गया। अब इसको हम लेआउट चेंज करेंगे। ये एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एक हमने, अब मान लीजिए कि हमें हमें चूंकि हमने जैसे पहले कहा कि यूजुअली छापते समय जर्नल्स इसको बहुत छोटा कर देते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनको बहुत हाई रेस प्लॉट दें। हाई रेस प्लॉट दें तभी तो वो सही रहेगा। तो हाई रेस प्लॉट देने के लिए हमने इसका पेज साइज चेंज किया। अब इसका हम फॉन्ट साइज कर देंगे बड़ा, जितना बड़ा हम कर सकते हैं इसको, पूरे का फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देंगे। ठीक है। और इसमें हम सब कुछ ये बेटर रहेगा अगर हम लाइंस पहले से इसको क्लियर करें कि लाइंस हमारी ब्लैक हो जाए। अब हमने जैसे वहां पे कलर कॉम्बिनेशंस बनाए थे, तो वो कलर कॉम्बिनेशंस फिर से बनाएंगे। सॉरी, ब्लैक था। देखिए, अगर हमने क्लिक अंदर कर लिया तो वो मानेगा नहीं। तो मानने के लिए उसको, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है तो इसको छोटा करेंगे। मतलब ये इसको एडिट करेंगे, इसको फाइनल करेंगे, फाइनल इसको अपने हिसाब से कर लेंगे, एक्सेस के टाइटल्स डालेंगे सब करके। जब हम इसको फाइनल हमारे हिसाब से हो जाएगा, जैसे कि ये हमारे हिसाब से है इस वक्त, तो इसको हम कॉपी करेंगे और पेंट में जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो अभी ये पेस्ट हो गया और इसको हम सेव करेंगे एज जेपीजी, जैसे कि जर्नल की रिक्वायरमेंट होगी। एक नाम देंगे, इस तरह से नाम देंगे। एंड अब क्या है कि एक मिनट, आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट आ गया है। ये हमारी साइज यहाँ पे दिख रही है, ये बहुत छोटा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यही प्लॉट को, जितनी बार हमको चेंज करना होगा, हर बार जाके एक्सेल में चेंज करना होगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा। मान लीजिए इससे हमें नहीं पसंद आ रहा, हमें ये वाला चाहिए, तो हमने ये वाला बड़ा वाला प्लॉट है, तो हमने प्लॉट किया, पेस्ट किया, इसका साइज भी डबल हो गया। और ये अब, ये हमने इसलिए बड़ा किया था कि ये देखिए, इतना भी छोटा हो जाए और भी छोटा हो जाए तो भी मिनिमम उसकी चीज दिख रही है। तो इसीलिए इसके इसकी लाइंस की थिकनेस बढ़ानी पड़ती है, इसके फॉन्ट साइज बढ़ाने पड़ते हैं, इसके कलर्स का, ये बॉक्सेस जो होते हैं हमारे मार्कर्स, वो सब बड़े करने पड़ते हैं। जब हम पब्लिकेशन के लिए कोई प्लॉट फाइनलाइज करते हैं तो इस फॉर्मेट में इस तरह से किया जाता है। अच्छा, ये हो गया। एंड आई थिंक जो भी हो, बार चार्ट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसमें भी हम, इसमें बार चार्ट्स मैंने बनाए थे, ये वाला आपको दिखाया था। अगर बनाना दिखाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हैं। सिंपल ऐसे किए, हमारे पास बार चार्ट ये है, ये हमारा बार चार्ट है। अगर इस पे हमें एरर डालना है तो एरर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया कि एरर बार आप डाल सकते हैं इसमें ऐसे, आर्ट चार्ट एलिमेंट एरर बार, ऑप्शन नंबर जाएंगे, कस्टम स्पेशल। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एरर बार आ गई है। अब ये हमने नवंबर तक किया था गलती से, तो इसको फिर कैसे करें, इसको जस्ट ड्रैग करेंगे और दिसंबर ले लेगा, लेकिन एरर बार वाला दिसंबर नहीं लेगा,
एरर बार वाले को फिर से जाके हटाना पड़ेगा। जो आए हो फिर 14 करो। स्कैटर प्लॉट हो गया। रिकमेंडेशन हमेशा ये याद रखिए, फिगर्स हम बनाते हैं, टेबल्स भी बनाते हैं, हमेशा याद रहे, जरूरी है। टाइटल चाहिए, किस तरह चाहिए, एक नजर में समझ में आए। बार्स या लिमिट कर्व्स जो हैं वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खाली जगह बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फील्ड के अंदर ही लेजेंड होना चाहिए, जैसे मैंने इसमें अंदर दिया है, लेकिन इसीलिए दिया है क्योंकि बाहर देने से एक खाली जगह बच रही थी। मुझे और भी कुछ लिखना होता तो मैं हो सकता है वहां लिख देती। चार्ट स्केल से 0 या क्लियरली लिखा हो तो पता नहीं। तो ये तो पहले भी बता चुके हैं, तो आज जल्दी खत्म हो गया। अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज बताएं। गौरव सर, हेलो, 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 ओ, हेलो, 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 एम आई कनेक्टेड, हेलो। हाँ जी मैम। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं मैम, मीटिंग मैम चालू है। हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो मेरा जितना मैंने प्लान किया था मेरे ख्याल से वो उतना तो मैंने कर लिया है। आप बताएं कि कुछ और कोई डिटेल से कुछ क्वेश्चन है तो। यस। हेलो। यस अब मैम, डेफिनेटली मैम, अगर स्टूडेंट्स को अगर किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग मैम ने जो भी समझाया है या एक्सेल के बारे में किसी के भी बारे में, तो यू कैन फ्रीली आस्क मैम अबाउट इट। हाँ, और या तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपने टाइप के डेटा के लिए क्वेश्चन बनाया है प्लान, तो अगर आपके पास कोई अलग तरह का डेटा है जिसके लिए जरूरत आपकी अलग है तो वो भी पूछ सकते स्टूडेंट्स जो दूसरे फैकल्टीज है, जैसे आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो या लॉ में हो, अगर आपको जैसा मैम ने समझा स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू नो या आपको पता करना है कि आपके फील्ड में वो चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यू कैन आस्क अबाउट दैट एज वेल।
ओके, अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिएगा, बाद में भी बता सकते हैं। क्या करें डेफिनेटली सर? मैम। मैम मैं कब से चैट बॉक्स खोल के रखा है, तो आपसे मतलब सबने उसमें थैंक यू या नो क्वेश्चन ही लिखा है। बट फिर भी हम्म। मैम आपका ईमेल आईडी हम मैम सारे स्कॉलर्स के साथ शेयर कर देंगे कि हाँ, ड्यूरिंग द श्योर। कोर्स ऑफ द पीएचडी अगर किसी को कुछ डाउट्स है या कुछ आपसे हम्म। क्लैरिफाई करना है तो दे विल रीच आउट टू हम्म। यू। ठीक ठीक। हाँ नॉट जी। इशू। है ना? कोई ओके। मतलब डोंट थिंक कि कोई बेवकूफी वाला सवाल है। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। जी हाँ। हाँ। मैम थैंक यू सो मच। एंड मैम विद परमिशन मैम ये मीटिंग मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। हाँ, एंड ये ये कोई वीडियो भी। ऋत्विका है जो हाँ जी। माइक उसने ऑन किया है। हाँ जी ऋत्विका। मैम, प्लीज 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 मैम। ऋत्विका। हेलो। नहीं, आई थिंक वो गलती से हो गया होगा। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू यस सर। सर। और मैम एक बार ये सारे सेशंस यूट्यूब पे आ जाएंगे तो मतलब डेली का तो हम अपलोड कर ही देते हैं, बट मैम फाइनल पूरा हो जाएगा तो मैम वो लिंक भी आपके साथ मैम शेयर कर देंगे। हाँ, श्योर। थैंक यू। जी। थैंक यू सो मच मैम। ओके। थैंक्स।